तो मेरा नाम मधुसूदी है। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं जैसा कि क्षमा याचना मैम बोली कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ और रिसर्च की पढ़ाई करते हुए साथ में इस बिजनेस को सीख रही हूँ, इस अभियान को सीख रही हूँ और सीखते सीखते जो सीखती हूँ उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ और इम्प्लीमेंट करते करते आज इमरॉल्ड के पोजीशन पे हूँ। अब ये इमरॉल्ड की पोजीशन पे हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और जो मेरे साथ हो रहा है, जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो अभी मेरे साथ जो सबसे ज्यादा होता है, जब भी मैं किसी फील्ड वर्क में जाती हूँ, सेमिनार में जाती हूँ, चाहे वो अपनी टीम में जाऊं, कहीं भी जाऊं, एक क्वेश्चन हमेशा मेरे पास में आता है। वो क्वेश्चन क्या होते हैं? वो होते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति आते हैं और वो बोलते हैं कि अरे मैम इसको समझाइए, इसको आर्ट्स में समझ में नहीं आता। अरे मैम इसको समझाइए, यंग जनरेशन है, आपने इतना अच्छा कर लिया पढ़ाई के साथ में, ये नहीं कर रहे हैं। हमेशा ये वाला आता है कि हमेशा दो तीन लोग आके फिर ये बोलते हैं कि आप इनको समझा दीजिए, इसको समझा दीजिए, इसको समझा दीजिए। पर द पॉइंट इज कि अगर मेरे मेरे पास ये हुनर होता, अगर मेरे पास ऐसी कोई छड़ी होती जिस छड़ी को घुमाने के बाद में सबको समझ में आ जाता, तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे कजन्स हैं, जितने भी मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, सबसे पहले मैं उसके सामने छड़ी घुमाती। यस और नो, क्या आप एग्री करते हैं इन सब चीजों पे? एग्री करते हैं? अगर सच में मेरे साथ, मेरे पास में ऐसी कोई छड़ी होती, तो मैं ऐसी छड़ी सबसे पहले तो अपनी कजन के सामने, अपने जो मेरे दोस्त उनके सामने घुमाती। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, वो जो जादू की छड़ी है ना, वो छड़ी है। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं है, है। बट उसको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो आप सभी साथी जिनको लगता है नहीं कि यार मेरे बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी यंग जनरेशन क्यों नहीं आ रही, मेरी नेक्स्ट जनरेशन क्यों नहीं आ रही, सबके दिमाग में ऐसा है और सबको ऐसा लगता है कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन कब आरसीएम करेगी। और इस चीज के बारे में ही आज मैं बात करने के लिए आई हूँ और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। आप सभी लोग चाहते हैं कि आप सभी के घर में एक मधुसूदी जैसे अचीवर हो जाए, जो कि इंडिपेंडेंट होकर काम करे। पर मधुसूदी को क्या चीज ने मोटिवेट किया, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टोरी, वो प्रोसेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक हम उस चीज को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम उस चीज पे काम नहीं कर पाएंगे जो चीज चाहिए उस यंग जनरेशन को, उस यूथ को, आपके बेटे के, आपके बेटे को, आपके छोटे भाई को, आपके छोटी बहन को मोटिवेट करने के लिए। और आज मैं उसी चीज के बारे में बातचीत करने वाली हूँ कि वो चीज क्या हो सकती है। देखिए, एक यंग जनरेशन जो होता है ना, जो कॉलेज में है, स्कूल में है, उसके पास में एक छोटा सा ग्रुप होता है ना, सभी के पास चार पांच दोस्त होते हैं, राइट? और वो उसको उस टाइम पे उसको सबसे प्यारा क्या होता है? क्या मैं ये बोल सकती हूँ, वो जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो जो चार पांच दोस्त होते हैं, वो सबसे प्यारा होते हैं। उसके साथ पार्टी करना, उसके साथ ही कॉलेज जाना, उसके साथ ही कॉलेज के कैंटीन में घूमना फिरना, कॉलेज के कैंटीन में खाना, क्लासेस जाना, कभी क्लास बंक करना हो तो उसके साथ में ही करना। क्या ये सब उसके साथ ही होता है कि नहीं होता है? आप अगर एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस यस यस, अगर आप लिख सकते हैं, राइट? तो अगर मैं बोलूं कोई यूथ है, कोई एक लड़का है या लड़की है, उसको फैमिली के अलावा जो उसका सबसे प्यारा होता है वो होता है कि उसका एक फ्रेंड ग्रुप होता है, राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? वो जो फ्रेंड ग्रुप होता है, वो फ्रेंड ग्रुप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो फ्रेंड ग्रुप ही उसके लिए कहते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ है। अब होता क्या है कि अगर आपको लगता है कि यस मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं फील्ड में जाती हूँ और मैं दोनों पक्षों को सुनती हूँ। मेरे साथ एडवांटेज क्या है पता है? मेरे साथ एडवांटेज ये है कि मैं अपने उम्र के बच्चों के साथ भी घुल मिल जाती हूँ और उनके माता पिता के साथ भी घुल मिल जाती हूँ। मेरे पास ये बहुत एडवांटेज है और ये मेरी एज फैक्टर का बहुत एडवांटेज है। तो जब मैं उनके माता पिता से सुनती हूँ कि यार मेरे बच्चे को समझाओ, ये करते नहीं है, सुनते नहीं है, और उनको बुला के मेरे सामने बोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अगर ये ताना दे रहे हैं, और खासकर में ये ताना भी आप थर्ड पार्टी के सामने दे रहे हैं। आप खुद का बचपन याद कीजिए, आपको मम्मी पापा चार थप्पड़ मारते ना, आपको बुरा नहीं लगता था, पर आपके रिश्तेदार के सामने आपको डांट देना तो बहुत बुरा लगता था। क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? और क्या ये हम खुद अपने बच्चों के साथ नहीं कर रहे हैं? आपके घर में आपके अपलाइन जा रहे हैं, आपके घर में आपके कोई बड़े लीडर्स जा रहे हैं, आप उस बड़े लीडर के सामने में अपने बच्चे को दिखा के बोल रहे हैं कि सर ये तो समझता ही नहीं है, सर ये तो समझती ही नहीं है। कई बार अपनी वाइफ को दिखा के आप ये बोलते हैं कि अरे ये तो समझती ही नहीं है, अब तो मुझे सपोर्ट करती ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि अगर आपके ये काम करने से क्या वो सपोर्ट कर देंगे? तो ये मतलब कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपके बच्चे अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन अगर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके ताना देने से स्टार्ट कर देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला।
अब देखिए, जब ये पक्ष हो गया जो माता पिताजी का होता है, दूसरा पक्ष होता है वो बच्चों का होता है। जब ऐसा कुछ सुनने में आता है तो मैं बोलती हूँ कि एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए, मैं उनसे बातचीत करती हूँ। और मैं अक्सर बच्चों से अलग में बातचीत करती हूँ, जो हो सकता है 20 साल के हो, 25 साल के हो, 26 साल के हो, जिस भी साल के हो। मैं बोलती हूँ कि एक बार मुझे उनसे अकेले में बात करनी हो। जब मैं उनसे अकेले में बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है, आपको आरएसएम में क्या समझ में आता है, आपको आरएसएम किस तरीके से आप देखते हैं। मैं अपनी कोई बातचीत रखना पसंद नहीं करती हूँ वहां पे, मैं उनसे सुनना चाहती हूँ। और मैं जब उनसे सुनती हूँ ना, तब मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है कि उनका पक्ष एकदम अलग पक्ष होता है, जो पक्ष उनके माता पिताजी को पता भी नहीं होता है। और वो मुझे बताते हैं, कई बार बताते हैं कि दीदी आपको क्या लगता है, हमने कभी ट्राई नहीं किया। दीदी आपको क्या लगता है कि हमें सच में ये फर्क नहीं पड़ता। दीदी क्या आपको ये नहीं लगता कि सच में आपको ऐसा लगता है कि हमने कभी ट्राई नहीं किया कि हम मम्मी पापा की बात माने, मम्मी का हेल्प करे, पापा का हेल्प करे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, बट हमने ट्राई किया। बट ट्राई करने के बाद में ऐसा हुआ कि जो मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे ना, वो भी मेरे से दूर होने लगे। वो 4 लोग मेरे से बात नहीं करने लगे। मैंने उस चारों को बताया, उसके बाद ऐसा फील होने लगा कि मैं अलग ग्रुप बनता जा रहा हूँ, मैं अलग होता जा रहा हूँ और मेरे को अलग नहीं होना है। और इस कारण से मैंने बात करनी बंद कर दी, क्योंकि एक यंग एज के लिए, एक टीन एजर के लिए उसके जो 4 दोस्त होते हैं, दैट इज मतलब कि उनका दुनिया होता है पूरा। और उस दुनिया से उसको अलग करने में उसको लगता है कि यार मैं इसको अलग नहीं कर सकता। और ये वाला जब पार्ट में सुनी ना, ये वाला पार्ट सुन के मुझे लगा कि यार ये तो जेन्युइन बातें कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट उनका होता था, वो होता था कि अगर मैं जाऊं भी तो, अगर कोई एक यंग लड़की है तो बोलते अगर मैं जाऊं भी तो, मुझे आरएसएम करना भी है तो मैं किसको बताऊं, मैं किसके पास आऊं। मेरी कोई बात सुनता नहीं है, बच्चे समझ के मुझे वापस कर देते हैं। अंकल आंटी को समझाती हूँ तो फिर बोलते हैं क्या कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। अब ऐसे में मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि यार वो बच्चे हेल्पलेस फील करते हैं कि यार मैं कैसे करूं। वहां पे अब सवाल आ जाता है कि मधु तुमने कैसे किया। तो मेरी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हुई। मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरे को बचपन से बहुत अलग तरीके से किया गया और मेरे को एक अलग तरीके से चीजें इन्वायरमेंट मिली। एक छोटी छोटी बात मैं करती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी ना, उस कॉलेज में मेरे जो 4-5 दोस्त थे, जो भी 4-5 दोस्त थे इस तरीके से करे, वो मेरे से काफी डिफरेंट थे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं, मैं जिस हॉस्टल में रहती थी, मैं जिस कॉलेज में रहती थी, उस कॉलेज में हॉस्टल में 3 बच्चे रहते थे एक साथ में, एक एक रूम में 3 शेयरिंग होती थी। उस 3 शेयरिंग में जो एक लड़की मेरे साथ में रहती थी, मेरे पास जो स्कॉलरशिप आती थी उस टाइम पे 12th के जस्ट बाद में 5,000 रुपया मंथली की आती थी। और उस टाइम पे 5,000 रुपया मंथली की आती थी ना, तो उसमें से 2,000 रुपया मेरा खाने में चला जाता था और बाकी 3,000 रुपया मैं सेव कर लेती और कभी कभी फैमिली में भेज पाती थी। मेरे लिए वो रुपया बहुत मैं सोच समझ के खर्च करती थी, बहुत मतलब बहुत सोचती थी उसके बारे में। और वहीं पे मेरी एक दूसरी दोस्त थी जो मेरे साथ रहती थी, हम लोग दिन रात साथ में रहते थे। उसके माता पिता दोनों प्रोफेसर थे और उसके पास में जितनी स्कॉलरशिप हमें मुझे मिलती थी, उसके डबल ट्रिपल उसके माता पिता उसको भेज देते थे। एंड दैट टाइम मुझे रियलाइज होता था कि मैं दोनों सेम नहीं हूँ। मेरे को उसकी बराबरी करने के लिए मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और उस टाइम पे मुझे हमेशा ये लगता था कि मधु तेरी लाइफ अलग है, तो तेरे को उसके साथ में उसके जैसा सब कुछ करेगी तो नहीं चलेगा। ये मेरा ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर से मेरा माइंडसेट डेवलप होने लगा था कि मधु, तुम्हारे दोस्त और तुम दोनों सेम नहीं हो। दोनों की बराबरी करने के लिए पहले तुम्हें वहां से उठना पड़ेगा। लेकिन क्या ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्या सभी बच्चे के साथ में ऐसा है? क्या ये अंडरस्टैंडिंग उनको पहले से आ जाती है, या क्या ये थैंक गॉड कि मेरी सिचुएशन ऐसी हुई कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई। लेकिन क्या सबको ऐसी आ रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो स्टार्टिंग कैसे हुई थी आप सभी को पता है, और मैं फिर से रिपीट करना चाहती हूँ। मेरी स्टार्टिंग हुई थी कि मुझे एक एनिवर्सरी प्रोग्राम में मेरी अपलाइन के द्वारा बैठाया गया था। और वहां पे जब रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ था, उस सेलिब्रेशन को देखने के बाद में मुझे समझ में आता है कि मेरे को भी आरएसएम बिल्ड करना है, मेरे को भी रॉयल्टी अचीवर बनना है, मेरे को भी इस बिजनेस को बिल्ड करना है। ये चीज कहां से आया? ये चीज आया एक बड़े फंक्शन से। और उसके बाद मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ा, मेरे दोस्तों ने मजाक उड़ाया। हम नहीं चाहते, मेरे जो सबसे करीबी होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे दोस्त मेरे मजाक उड़ाए। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई आरएसएम बिल्ड करना स्टार्ट करता है ना, तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, दोस्त ताना मारते हैं, दोस्तों से अलग होना पड़ता है। दोस्त संडे को कहीं अलग पार्टी करने के लिए जा रहे हैं और उसी संडे को हमारा अलग सेमिनार होता है। क्या हम में इतनी ताकत है कि हम अपने दोस्तों का साथ छोड़ के हम सेमिनार अटेंड कर सके? क्या हम में इतनी ताकत है कि हम दोस्तों के ताने को सह के हम कहीं और जा सके? क्या हम में ये ताकत है कि हम उस दोस्तों को छोड़ सके? ये ताकत कहां से आएगा?
ये ताकत तब आता है, अगर मैं सही से बताऊं, ये ताकत तब आता है जब आपके अंदर में एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। आप बिजनेस को क्यों बिल्ड कर रहे हैं, आप आरसीएम को क्यों बिल्ड कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग रीजन, ये वाई जब तक क्लियर नहीं होता है, उस वाई को क्लियर करने के बाद ही हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि 4 दोस्त गए तो गए, हमारे 400 दोस्त बन जाएंगे। लेकिन ये 400 दोस्त बन जाएंगे, ये वाला माइंडसेट लाने में समय लगता है, ये वाला माइंडसेट लाने में वक्त लगता है, ये वाला माइंडसेट लाने के लिए माहौल चाहिए होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अपने बच्चे को अपने घर में रख के ही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को समझा दे, वो माइंडसेट दे दे, वो वाई दे दे, वो कारण दे दे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको उसको माहौल में देना होता है। मधुसूदी की कंडीशनिंग अलग भी है। मधुसूदी कॉलेज में आई थी, जिस कॉलेज में उन्होंने देखा था कि दुनिया कितनी आगे है और मधु कितनी पीछे है, और उस कंडीशनिंग ने मुझे बताया था कि नहीं मधु, तेरे को बहुत ज्यादा काम करना है, तेरे को बहुत आगे जाना है। क्या वो सिचुएशन आपके बच्चे को मिली है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, क्या मधु को जिस तरीके से सेमिनार में जबरदस्ती बैठाया गया था, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन दिखाया गया था, क्या आपके बच्चे को आपने कितनी बार वो सेलिब्रेशन दिखाया, कितनी बार आपने वो माहौल दिखाया? मधु को दैट टाइम, आज से 6 साल 7 साल पहले रॉयल्टी का सेलिब्रेशन समझ में आ गया था। हो सकता है आज आपके बच्चे को रॉयल्टी से नहीं समझ में आए, किसी और चीज से समझ में आएगा, वो एक अलग माहौल, एक अलग चीजों को देखना पसंद करेंगे। उस माहौल में लेके जाना आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा, वो रीजन देना पड़ेगा, एक ऐसा रीजन देना पड़ेगा जिसमें कि आज की सुख सुविधा को वो छोड़ के बड़ी सुख सुविधा को देख सके, आज के 4 दोस्तों को छोड़कर आगे आने वाले 400 परिवार का उद्धार करने के बारे में सोच सके। वो सिचुएशन को दिखाने के लिए, उस माइंडसेट को लाने के लिए आपको एक माहौल देना पड़ेगा। लेकिन हम वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा काम करे पर घर के 4 दीवार में रह करे, तो नहीं पॉसिबल है, उसको बड़े माहौल में लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, लास्ट टाइम में जब नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में गई थी, लास्ट टाइम जब मैं उस प्रोग्राम में गई थी, उस प्रोग्राम में ने एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट आया था, बट वो छोटा सा स्टेटमेंट ने मेरे दिल पे प्रहार किया था। एक जो मीटिंग होती है, एक जो फंक्शन होता है, एक जो चीजें होती है ना, कोई भी एक प्रोग्राम होता है ना, उस प्रोग्राम में कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई भी चीज ऐसा नहीं होता कि वो प्रोग्राम में छोटा बड़ा है। मेरे तरीके से, मेरी मेरी नजरों से अगर आप माने कि आसपास जितनी भी चीजें हो रही है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, जो चीजें दिल में लग जाती है वो बड़ी होती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात मुझे इतनी समझ में आती है। और अगले नेक्स्ट, चलिए लास्ट टाइम का जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और उस वीडियो ने मेरी मतलब कि आंखें खोल दी थी, और मैं बहुत मोटिवेट हुई थी उस चीज को देखकर। वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार, मेरा नाम पूनम सहारन है, डॉटर ऑफ मिस्टर महावीर जी सहारन। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, मेरी ग्रेजुएशन अभी चल रही है। सर पूछ रहे हैं कि सबको कैसा लग रहा है, तो मैं बताना चाहूंगी कि बचपन से ही पापा, बड़े पापा मिस्टर राजा राम जी सहारन और अंकल जैनराम कुकना जी को बचपन से ही आरसीएम को बहुत जोश और जुनून से देखते आ रहे हैं, तो हमेशा से एक मन में था कि एक दिन करेंगे जरूर। और कल जब हम सब इकट्ठा हुए तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पापा और मेरे अंकल को पहली बार माइक मिला था एक धर्मशाला में, और हमें पहली बार माइक मिला एक 5 स्टार होटल हयात में। और मैं चाहती हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जब माइक मिले तो वो अमेरिका में मिले। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए आज पिताजी इमोशनल हो गए। महावीर, ये जो एक लाइन थी ना, इस एक लाइन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। इस एक लाइन ने बहुत मोटिवेट किया था कि जब मेरे पिता, मेरे चाचा जी को जो माइक मिला था वो एक धर्मशाला में मिला था, हमें मिला 5 स्टार होटल हयात में, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मिले कहाँ? अमेरिका में। और ये लाइन मुझे बहुत मोटिवेट करती है। जब यूथ आता है ना, जब यंग जनरेशन आता है ना, उसका विजन ऐसा ही होता है, वो ऐसे ही सोचते हैं। और अभी प्रियांशु सर का प्रेजेंटेशन हुआ था, उनका 8 PM में प्रोग्राम हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखिए। उन्होंने बताया है किसी भी इंडस्ट्री में जो बड़ा काम होता है, वो बड़ा काम कब होता है? जब उस इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा काम करते हैं, बड़ा नाम करते हैं, बड़ा सब कुछ करते हैं, उस इंडस्ट्री जब हुआ है, उसके बाद पैदा हुआ जो व्यक्ति है, उसके बाद जिसका बर्थ हुआ है ना, वो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी जन्म जब हुआ है, उसके बाद जो इस दुनिया में आए हैं वो लोग बहुत बड़ा काम करने वाले हैं।
और सतीश पंडित जी की एक बहुत अच्छी लाइन है, वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपकी टीम में जो सबसे बड़ा काम करने वाले हैं ना, वो अभी पैदा भी नहीं हुए। और जब वो पैदा होंगे तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो पैदा होंगे तो उसको कौन पहले समझा देता है, कौन उसको पहले अपने टीम में लेके आ जाता है, इसी पे डिपेंड करेगा कि अपना टीम में कितना बड़ा टर्नओवर होने वाला है। लेकिन यूथ को समझाना अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, यूथ को बताना अलग तरीके से बताना पड़ेगा, यूथ को उसकी नीड के अनुसार बताना पड़ेगा और उसकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। उसके साथ जितने जितने चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस को समझ के बताना पड़ेगा। अगर हम ये सब करने को तैयार हैं तभी जाके हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, अदरवाइज हम उस चीज को मिक्स कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, फर्स्ट वन, कि आप उनको एक माइंडसेट दीजिए, एक माहौल दीजिए, और माहौल कैसे दे सकते हो उसके बारे में बात करने वाली हूं मैं। और यूथ को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मैं बात करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज में रहती हूँ, आज मैं पूरा अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, आज मैं पूरा मेरे साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में बातचीत करने वाली हूँ। मैं कॉलेज में हूँ और उस कॉलेज में मैं 2015 से हूँ, 2015 से 2020 तक मैंने ग्रेजुएशन किया। बीच में कोविड का टाइम आया था तो 2022 में मैंने पीएचडी ज्वाइन की। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ और पिछले कुछ सालों में मैं चेंजेस देख पा रही हूँ। जो जो बच्चे आ रहे हैं, जिस टाइम पे हम लोग आए थे ना तो हमारी एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट थी। अभी जो जनरेशन आ रही है ना उसकी एक्टिविटी बहुत डिफरेंट है, उसका माइंड सेट, उसका सब कुछ बहुत डिफरेंट है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी वो है कि जो एक चीज है ना, वो स्किल सेट कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है। आज के टाइम पे हम ज्यादातर आईक्यू के बारे में बात करते हैं, हम ईक्यू के बारे में बात नहीं करते हैं। और जब आईक्यू के बारे में ज्यादा बात होने लगती है, ईक्यू के बारे में कम बात होती है ना, उसी टाइम पे ये सब वर्ड आते हैं, दैट इज एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी बातें आती है। आज का जो यंग जनरेशन आ रहा है, जो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल में है, क्या उसके पास एक ऐसा स्किल सेट है कि अगर उसको किसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो सिचुएशन से निकलने के लिए उसके पास कोई ना कोई साधन हो, कोई ना कोई सिस्टम हो, और सिस्टम से निकल के वो वहां तक पहुंच सके? क्या हमने उस तरीके से उसको डेवलप किया है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल के बारे में अपने को बात करनी है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें मल्टीपल स्किल की जरूरत पड़ रही है। आज के टाइम पे अगर आपका बच्चा बस 90%, 95%, 99%, अगर बस रिजल्ट लेके आ जाए, उसको बोलने की कला ना आए, उसको प्रेजेंटेशन करने की कला ना आए, उसको डिबेट करना ना आए, उसको कैसे खड़े होकर बात करना ये नहीं आए, अगर ये सारी चीजें नहीं आएगी, और वहीं पे दूसरा बच्चा जिसको ये सारी चीजें आएंगी और उसका अगर आपके बच्चे से कम मार्क्स भी है ना, तो भी वो आगे निकल जाएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या आप मेरे बातों से एग्री करते हैं? तो हम उस एरा में हैं जिस एरा में स्किल सेट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक काम से नहीं होगा, उसके साथ में बहुत सारी चीजें चाहिए ही चाहिए होती है। एक कहते हैं ना, संपूर्ण विकास की जरूरत होती है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो संपूर्ण विकास आप कहाँ से दे पा रहे हैं? आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं मैं एंजाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ। और मेरा सच में ये मानना है कि जिंदगी में जो भी समस्या है ना, उस समस्या का समाधान है। आज के टाइम पे आप देखिए, बाहर में इधर उधर जितने भी देखिए, कितने ज्यादा सुसाइड हो रहे हैं। मुझे ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए भी बहुत डर लगता है, लेकिन कितने सारी चीजें हैं जहां पे कि सुसाइड हो रहा है, यहाँ पे सुसाइड हो रहा है, वहां पे सुसाइड हो रहा है। और ये चीजें यहाँ से शुरू नहीं होती कि कहीं पे जॉब से शुरू हो रही है, बचपन से लेके शुरू हो जा रही है, 9, 10, 11, 12 यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता कहाँ से आ रही है ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, हम वो स्किल सेट नहीं दे पा रहे हैं। हम जो एक बैलेंस है ना आईक्यू और ईक्यू के बीच में, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे। अपने बच्चे को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने छोटे भाई बहन को ये दोनों नहीं सिखा पा रहे हैं। और ये दोनों सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों सीखेंगे कैसे? दिक्कत तो यही है कि उसको तो ये सारी चीजें सीखने के लिए बाहर निकलनी है, बट हम उसको बाहर निकलने के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको ये नहीं बता रहे कि बाहर निकलना कितना इंपॉर्टेंट है। हम उनको ये नहीं बता रहे कि बाहर निकल के आप अगर ये सारी चीजों को सीखते हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग समस्या कुछ भी नहीं है, जितना भी समस्या है दैट इज सिचुएशन। और मुझे हमेशा से ट्रेनिंग मिली कि हर समस्या एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है। वो सॉल्व या तो आप कर सकते हैं या आप किसी से करवा सकते हैं। पर आज के टाइम पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो बाई चांस हम नहीं है तो हम उनसे बात नहीं करना जानते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आजकल के बच्चों को बात करना नहीं आता।
अगर आप उनको बोलो तो बोलते कि मैं कैसे बात करूं, मैं कैसे जाऊं, मैं एक अनजान लोगों से कैसे बात करूं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अनोखी बात, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरे लिए जो मिला है, वो इस सिस्टम से सबसे बड़ी पॉइंट ये मिला है कि मेरे आईक्यू के साथ में ईक्यू को भी डेवलप किया गया इस सिस्टम में। मेरे बहुत सारे स्किल सेट को डेवलप किया गया। आज जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में मुझे डाल दिया जाए, उस सिचुएशन से निकलना मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता या तो मेरे पास होगा, और मेरे पास अगर नहीं होगा तो दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के पास होगा। मुझे पता है कि उससे बात कैसे करते हैं। और ये बात करना कहां से सीखी मैं? वो इस सिस्टम से सीखी। और इस सिस्टम ने मुझे ये सिखाया है कि हम किस तरीके से एक साथ बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, और वो सब कुछ करते 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 हुआ है। अब बात ये कि क्या आप ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये सीखे? क्या आप ये नहीं चाहते कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन ये चीजें सीखे? और वो नेक्स्ट जनरेशन अगर ये आईक्यू और ईक्यू दोनों को बैलेंस करना सीख जाएगी, अगर वो सीख जाएगी कैसे जिंदगी में अपने को बैलेंस करते हैं, कैसे अपनी सारी समस्या से निकलना जानते हैं, कैसे अपनी फैमिली को हैंडल करना चाहते हैं, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, अगर ये सब चीज सीखना अगर हमने सीख लिया ना, तो हम जिंदगी में सच में सबसे बड़े राजा होंगे। हम अपनी जिंदगी को जीने वाले सबसे ज्यादा महाराजा होंगे। हम अपनी जिंदगी के सच में विजेता होंगे, सच में विनर होंगे। यहाँ मैं बात पैसे की सिर्फ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सारे सिचुएशन, सारे फेजेस, सारे चीजों की बात कर रही हूँ। और इस सिस्टम से ये मिलता है, और आपको आपके बच्चे को ये देना अगर है, तो फिर आपको इस सिस्टम में उसको लेके आना पड़ेगा। और इस सिस्टम में लाने के लिए आपको उसको एक माइंडसेट देना पड़ेगा, एक माहौल देना पड़ेगा। और वो कैसे होगा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट वन इज वाई क्लियर करना, उसको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन से बाहर निकल सके, ताकि अपने दोस्तों के ताना से बाहर निकल सके, अपने उस 4 दोस्तों को खोने का डर उसको ना हो, उसको 400 परिवार मिल जाएगा, ये विश्वास दिलाना आपको पड़ेगा। दूसरी चीज, उनको ये बताना पड़ेगा कि बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको जिंदगी जीना सीख जाएंगे, यहाँ पे आपको स्किल सेट मिलेगा। और थर्ड पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, वो मेरे सबसे ज्यादा दिल के करीब है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे मेरी मदर भी बात करती है तो इसी चीज पे बात करती है, और वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैं छोटा सा स्टोरी आपको शेयर करती हूँ। ये बात है 1 साल पहले की। 1 साल पहले मैं फ्रेंड्स मीट में गई थी, और उस टाइम पे मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। वो सपना क्या था मेरा? मैं हमेशा सुनती थी कि वत्स सर का ना बहुत बड़ा मकान है, वो करोड़ों का मकान है। और उस टाइम पे जब मैं सुनती तो मेरा हमेशा से वो देखने का मन करता था। तो मैं फ्रेंड्स मीट में मैं वहां पे एज ए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो वहां पे एज ए मैनेजमेंट टीम में थी, और सब कुछ सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। सबने बहुत मेहनत की, सबने बहुत कुछ अच्छे से किया। वो सारा प्रोग्राम होने के बाद में वत्सल मुझसे पूछे, मधु सब ठीक ठाक? मैं बोली कि सर सब कुछ तो ठीक ठाक है, मुझे लेकिन आपका घर देखना है। मैं ऐसे, एक्चुअल में क्या होता है, आरसीएम इतना कुछ सिखा देती है ना कि जो दिल में होता है हम बोल पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं वत्सल को बोली कि सर मेरे को ना आपका घर देखना है। तो सर बोले कि ठीक है आ जाओ, कल आ जाओ। तो मैं बोले कि ठीक है सर आती हूँ। तो मैं वहां पे गई, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे वहां जाने का मौका मिला, सर के घर का हर एक चीज का हर कोना देखने का मौका मिला। मुझे सर की बहुत सारी किताबें, बहुत सारी डायरी देखने का मौका मिला, और मुझे सर के घर का कोना कोना देखने का मौका मिला। और कोना कोना देखने के बाद में सर के साथ लंच किया, सब कुछ किया। उसके बाद जब मैं वापस जाने लगी ना, तो सर की एक मीटिंग थी। तो सर बोले कि मधु तुम जाओ, मैं मीटिंग अटेंड करना होगा। बोले हाँ दैट्स ओके सर, मैं चली जाऊंगी। और मैं जाने ही वाली थी, तब तक विशाल भाई, तन्वी सिस्टर, और जो मैडम है, तीनों, सर का जो घर है वो लगभग 21वीं मंजिले पे है, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। 21st फ्लोर पे सर का घर है। और मैम, विशाल भाई और तन्वी दीदी, तीनों लिफ्ट से 21वीं फ्लोर से नीचे आए, और नीचे तक आए मुझे छोड़ने के लिए। और जब मेरी उबर आई, मेरी कैब आई, तो विशाल भाई ने खुद से अपना डोर ओपन किया, मुझे बैठाया। और जब मैं जाने लगी तो वो तब तक वहां खड़े थे जब तक कि वो मुझे देख पा रहे थे। इससे पहले जब हम लंच कर रहे थे, वहां पे जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो जब मैं बातचीत में बॉन्डिंग देख रही थी ना, फैमिली बॉन्डिंग, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को जितना समझना था, वो सब चीजें देखने के बाद ना मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं बस सबको सुन रही थी। और उस टाइम मुझे रियलाइज हो रहा था कि मेरे को ना ऐसी फैमिली चाहिए, मेरे को ना ऐसी बॉन्डिंग चाहिए, मेरे को ना ऐसा। देखिए, बात ये नहीं है कि वो नीचे आए, उन्होंने डोर ओपन किया। बात ये है, एक दी रियल डायमंड, उनका बेटा होना, उनकी बेटी होना, इतने अमीर खानदान में भी होना,
इस लेवल में अगर आप बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में देखेंगे ना, अगर आप किसी घर में गए, किसी करोड़पति घर के में जाए ना, उसके बच्चे अपने रूम से बाहर तक नहीं निकलते हैं। वो बाहर तक नहीं निकलते, आपको हेलो बोलने के लिए भी नहीं आते हैं। और यहाँ पे इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं वत्स सर से पूछी कि सर ऐसा ट्रीटमेंट क्या सबके साथ होता है? उन्होंने बोला कि सबके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है। और ये संस्कार जो है ना, ये आश्रम में सबसे अनोखी बात है। ये सिर्फ मैं विशाल भाई, तन्वी बहन के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं अंजलि कोठारी मैम से मिली हूँ। वो भी बहुत, मतलब कि इतनी डाउन टू अर्थ है ना कि मैं बता नहीं सकती। इतने आराम से मिलती है ना कि बहुत 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 कूल मिजाज से मिलती है। मैं मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला है, मैंने उनसे बहुत ज्यादा बातें की हैं। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे ना आपके, कि एक अलग बॉन्डिंग देती है वो। अभिषेक छाबरा जी, मतलब एक अलग नाम है। आज मैं उनको भैया ही बोलती हूँ। छोटी छोटी कुछ भी सिचुएशन होती है ना, मैं डायरेक्टली फोन करती हूँ, फोन रिसीव करते हैं, उन सभी चीजों को डिस्कशन करते हैं। और जब एज ए टीम हम काम करते हैं ना, तो कभी उन्होंने नहीं फील करवाया कि हम अलग हैं। उन्होंने हमेशा हमें ज्यादा तवज्जो दी। और ये चीज फील करवाते हैं कि सिर्फ कोर लीडर का बच्चा होना ही नहीं, कोर लीडर का नेक्स्ट जनरेशन होना ही नहीं, बल्कि इस नेक्स्ट जनरेशन में जो संस्कार है ना, वो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए फीमेल मैं बहुत इस चीज के लिए, मतलब कि बहुत हमेशा से मैं ये जागरूक रही कि मेरी फैमिली में संस्कार अच्छे हो। मेरी फैमिली में, क्योंकि हम ऐसी, मतलब कि हम वो हैं जो दो चीजों को संभालते हैं। हम वो चीजें जिससे हमारे दो परिवारों को संस्कार जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हम वो संस्कार अपनी दोनों फैमिली में दे पा रहे हैं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, और नेक्स्ट जनरेशन में मैं वो कहना चाहती हूँ जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, क्या वो हमसे देखकर वो संस्कार को सीख पा रहे हैं। और आई एम वेरी वेरी लकी कि मैंने वो चीजें की है कि आज मेरे जो छोटे भाई बहन है ना, वो संस्कार को बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं। और हमारी, तो कहते हैं ना, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। एक बहुत अच्छी कोटेशन है, वो है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे क्यों ऐसा करें। बट बात यहाँ पे उस धन की हो रही है जो धन देना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेक्स्ट जनरेशन में, दैट इज संस्कार। अगर आपने संस्कार दे दिया ना, तो बाकी चीजें वो खुद बिल्ड कर लिए। अगर हम उसको इमोशनली बहुत अच्छे से बिल्ड कर लिए ना, तो वो अपने आप सारी चीजों को बिल्ड कर लेंगे। अगर हम उसको संस्कार दे दिए, हम उसको इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग कर दिए ना, तो अगर हमने उसको 10 रुपया दिया है ना, तो उसको 10 लाख रुपया बना देगा। पर क्या हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम उसको संस्कार दे सके, वो स्किल सेट दे सके, हम उसको वो माइंड सेट वो दे सके, और साथ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। और इन सब चीजों को अगर कंबाइन करेंगे ना, सब चीजों को लेके आएंगे ना, तो आपको एक ही नाम नजर आएगा, दैट इज RCM।